तो स्टूडेंट्स, अब जो नया टॉपिक हम समझने जा रहे हैं वो है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। देखिए, एक्सपेंस, रेवेन्यू और इनकम तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन ये क्या है। बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेंस की। एक्सपेंस का मतलब वो लागत, वो कॉस्ट जो भी आपकी आती है जब आप किसी गुड्स को बनाते हो और उसको बेचते हो। तो बनाने और बेचने के टाइम पे जो भी आपके खर्चे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने मिठाइयाँ बनाई, तो मिठाइयाँ बनाने में आपके खर्चे आएंगे। आपने रॉ मटेरियल घी, चीनी, शक्कर आदि तो खरीदा होगा मिठाई बनाने के लिए, और उसके बाद उसको बनाने के टाइम आपका क्या होगा, आपने जिस बिल्डिंग में बैठ के आपके हलवाइयों ने वो मिठाई बनाई है उसका किराया भी दिया होगा, उन हलवाइयों की आपने सैलरी भी दी होगी, आपने क्या कुछ आपके बिजली का बिल आया होगा, वो भी मशीन भी चलाई होगी, उसका खर्चा आता होगा, है ना। तो बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं। अब आपने मिठाइयाँ बेचने के टाइम पे क्या हुआ है, आपने ऐड की है, ऐड देख के ही तो कस्टमर्स आएंगे, तो आपने ऐड कंपनी को क्या है कुछ अमाउंट पे किया है, तो आपके कुछ एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हुए हैं। तो ये सारे खर्चे जो भी आपने मिठाइयों को बनाते वक्त और उनको बेचते टाइम जो भी खर्चे किए हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। तो एक्सपेंसेस को मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जितने भी हमारे क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने पढ़ा था ना एक्सपेंडिचर टू टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं उनको हम और क्या कहते हैं, उनको हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू के अंदर हम वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करते हैं जिससे क्या हमारे बिजनेस में कुछ पैसा आता है, और वो ट्रांजैक्शन क्या है, रूटीन रेकरिंग नेचर की होनी चाहिए, वो ऐसी नहीं जो कभी कभी हो, वो क्या है डे टू डे की आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे कि क्या हो, आपने क्या है गुड्स को बेच दिया, आपने जो मिठाइयाँ बनाई थी उनको बेच दिया, मिठाइयाँ बेचने पे जो कस्टमर्स आपको पेमेंट करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम रेवेन्यू। जो अमाउंट आपको रिसीव होगी बाय द सेल ऑफ गुड्स उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। या फिर आपको क्या क्या हो सकता है, आपने मान लीजिए आपको अब पैसा दे गए कस्टमर, उस पैसे को आपने क्या किया, बैंक में उसकी एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट अपना ओपन करवा दिया। तो एफडी पे क्या मिलेगा, आपको मंथली इंटरेस्ट भी मिलता है, या आप क्वार्टरली लो या आप हाफ ईयरली लो या ईयरली, है ना, वो आपकी मर्जी है। तो आपको जो वो इंटरेस्ट मिलता है या उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम रेवेन्यू कहेंगे। या फिर क्या हो जाए, आपको कमीशन मिल जाए, आप क्या कहते हैं किसी दूसरी पार्टी को गुड्स सेल करो तो आपको कमीशन भी मिल सकता है। आपके पास एक बिल्डिंग थी, उसका एक फ्लोर, ऊपर वाला फ्लोर आपका खाली था, तो आपने क्या किया, उसको रेंट पे दे दिया, तो उससे क्या आपको रेंट मिला, तो ये भी क्या आपका रेवेन्यू कहलाएगा। और आपको डिविडेंड मिल गया, आपने किसी कंपनी के शेयर में पैसे लगा रखे थे, उस कंपनी ने क्या दिया, प्रॉफिट होने पर डिविडेंड दे दिया, तो वो डिविडेंड भी क्या है आपका रेवेन्यू कहलाएगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि जब हमने अभी रिसिप्ट्स पढ़ा था, रिसिप्ट्स में जितनी भी दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। चलिए, आपको इससे एक्सपेंसेस का पता चल गया, अब इसका रेवेन्यू का पता चल गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनकम क्या होती है, इनकम किसे कहेंगे। तो नेक्स्ट जो आप टर्म पढ़ेंगे वो है आपकी इनकम। देखिए, इनकम कुछ नहीं है, इनकम क्या है, डिफरेंस बिटवीन जो आपका रेवेन्यू है, जब आप अपने रेवेन्यू में से क्या लेस कर देंगे, जितने भी आपके खर्चे आए, आपकी एक्सपेंसेस आए हैं, उनको जब आप लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपकी इनकम आ जाएगी। मान लीजिए कि आपको गुड्स बनाने में जो खर्चे आए हैं टोटल, ये सारे जो खर्चे आए हैं बनाने और बेचने में, वो टोटल आए हैं मान लीजिए आपको 5 लाख। चलिए, और उनको बेच के, उन गुड्स को बेच के आपको अमाउंट मिली है 8 लाख, है ना। तो अब आपको इनकम कितनी हुई, जब आप रेवेन्यू यानी 8 लाख रुपए आपको अमाउंट रिसीव हुई इनको बेच के, और बनाने में कितना खर्चा आया था आपका 5 लाख। तो जब 8 लाख में से आप 5 लाख रुपए घटा देंगे तो जो रिमेनिंग आपका बैलेंस बच गया 3 लाख रुपीज़, वो क्या कहलाएगा, आपका इनकम कहलाएगा। वो क्या बन गया, आपका इनकम बन गया। तो इनकम में क्या आ सकता है, ये सब भी आपको ऐड करने हैं जब आप रेवेन्यू को देखें। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म आपको यह समझनी है, एक तो होता है रेवेन्यू, और एक जो आपके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म आपको मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टर्म नंबर 27 है आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, ये आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम किसे कहते हैं,
तो जो भी आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी रेवेन्यू क्या हो बिजनेस का मिले, एक फर्म जितना भी रेवेन्यू रिसीव करती है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी बिजनेस वो करती है उससे जो भी उसको रेवेन्यू जनरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मान लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मान लो आपकी एक मिठाई की दुकान है, आप क्या करते हो, मिठाई बेचते हो, तो आपको मिठाई बेचने से जो भी अमाउंट रिसीव हुई ना, सिर्फ मिठाई बेचने से, आपका काम क्या है, मिठाई बेचने का, और मिठाई बेचकर जो आपको अमाउंट रिसीव हुई ना, उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका लिए आप क्या लिखेंगे, इट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, अमाउंट जो भी आपको अमाउंट मिलती है किससे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सिर्फ जो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको उस बिजनेस करने से या आपको जो आप मिठाइयाँ बना रहे हो उस मिठाइयों को बेचने से जो आपको अमाउंट मिलती है वो कहलाती है आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जबकि रेवेन्यू में क्या होता है कि आपने जो गुड्स बेची है उससे जो अमाउंट आपको रिसीव हुई, उसके अलावा भी आपको जैसे इंटरेस्ट भी मिलता है, आपको कमीशन भी मिला, आपको रेंट भी मिला, आपको डिविडेंड भी मिला। जब एडिशनल आपको अमाउंट आपने बिजनेस के अलावा और आपको अदर सोर्सेज से भी कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में क्या आए, कैश आए, आपको वो अमाउंट रिसीव हुई, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। और जो इसके अंदर क्या आता है, सिर्फ आपका जो बिजनेस क्या है, जो आप बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस की गुड्स या सर्विसेज को जब आप क्या करते हो, बेचते हो, उसकी सेल करते हो, और उससे जो आपको अमाउंट रिसीव्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसको हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है, इसको जरा डिटेल में समझाइए। चलिए, अब आपको रेवेन्यू पता चल गया, इनकम पता चल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पता चल गया, एक्सपेंसेस पता चल गया। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका प्रॉफिट क्या है, आपका गेन क्या है, या आपका लॉस क्या है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम उसे डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो समझेंगे वो है कि प्रॉफिट और गेन ये क्या है, क्या दोनों सेम है, इनमें कुछ डिफरेंस भी है। चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट क्या है। देखिए, प्रॉफिट का बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जितने भी आपको क्या है रेवेन्यू हुए हैं आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। इसका मतलब क्या आएगा, मैंने आपको अभी समझाया था ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस किसका कर रहे हो, मान लीजिए आप फर्नीचर बेचने का बिजनेस कर रहे हो, तो फर्नीचर बेच के आपको जितना भी आपको अमाउंट रिसीव हुई है वो क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू फ्रॉम योर ऑपरेशंस। तो आप क्या करें, अपने रेवेन्यू फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से आपको फर्नीचर बेचने के दौरान जितने भी खर्चे आए हैं ना, तो वो जितने भी टोटल एक्सपेंसेस, जब आप उनमें से इनको लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। आप मैथ्स में आप इसको बचपन से, छोटी क्लासेस से भी आप इसको पढ़ते आए। चलिए अब समझते हैं गेन क्या है। कई बार एग्जाम में लिखा आता है प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट, मैथ्स में काफ़ी टाइम, लेकिन अकाउंट्स में इसमें कुछ फ़र्क होता है। क्या होता है, देखिए, गेन मान लीजिए वो ट्रांजैक्शंस है या कुछ ऐसी घटना हो जाए जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं हो कुछ भी आपको अमाउंट रिसीव होने की, और आपको अचानक से बेनिफिट हो जाए, आपको कोई अमाउंट मिल जाए, आपको कोई फ़ायदा हो जाए, ठीक। तो वो जो फ़ायदा हुआ है आपको, वो जो लाभ हुआ है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, वो क्या है, इंसिडेंटली, अचानक से हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। मान लीजिए कि आपका कोर्ट में किसी पार्टी के साथ केस चल रहा था, 15 साल 20 साल हो गए उस केस को चलते हुए, आपने उम्मीद छोड़ दी थी, आपको याद भी नहीं था कि मेरा कोई केस चल रहा है, मैंने कोई PIL डाल रखी है, और आपको क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, आपको पता चला कि आप कोर्ट में वो केस जीत गई, और वो पार्टी क्या करेगी, अब आपको आपकी जो अमाउंट आपने मांग रखी थी उसको विद इंटरेस्ट, 10-12 साल का जो भी इंटरेस्ट है उसको उसके साथ देगी। तो ये क्या हुआ, अचानक से आपको गेन हो गया, अचानक से आपको लाभ हो गया। तो ये जो अमाउंट है जो कि आपको अचानक से इंसिडेंटली मिली है, इसको क्या कहेंगे, हम गेन कहेंगे।
खरीदेंगे। और क्या एग्जाम्पल है गेन का, मान लीजिए कि आपने कोई बिल्डिंग खरीदी थी 20 लाख रुपए की और 2 साल के बाद आपको पता चलता है कि उसकी वैल्यू बढ़ के क्या होगी 2 करोड़ रुपए होगी। तो इसकी तो आपने उम्मीद नहीं की थी, आपने तो बिल्डिंग खरीदी थी कि मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि इस बिल्डिंग की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी। तो ये जो आपकी वैल्यू है, जो एसेट है, जो आपकी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू जो बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो उससे क्या हुआ आपको गेन हुआ, उससे क्या हुआ आपको लाभ हुआ। तो ये भी आपकी गेन की कैटेगरी में आएगा। तो गेन को आप कैसे लिखेंगे, ये वो मॉनेटरी बेनिफिट्स है जो कि आपको किसी घटना, किसी इवेंट या किसी ट्रांजैक्शन से हुई है, जो कि रूटीन नेचर की नहीं है। रूटीन नेचर मतलब आपने गुड्स बेची है ना, या आपको कमीशन मिला, रेंट मिला, ये सब ये तो रूटीन नेचर की है, लेकिन ये रूटीन नेचर की नहीं है। ये किससे है, ये इंसिडेंटल नेचर की है। ये किसकी नेचर की है, इंसिडेंटल, जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी। तो उससे जो भी आपको बेनिफिट हुआ उसको आप क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। और प्रॉफिट का मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिन भी गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हैं, सर्विसेज का कर रहे हैं, उनको बेचने से आपको जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी आपको अमाउंट रिसीव होगी उसमें से आप क्या लेस कर देते हैं, जब जितने भी खर्चे आते हैं उनको बनाने में और बेचने में, तो जो अमाउंट बचेगी उसको क्या कहते हैं, हम प्रॉफिट कहते हैं। चलिए प्रॉफिट समझा, गेन समझा। अब बात करते हैं लॉस की। लॉस क्या होता है, लॉस का सिंपल फॉर्मूला जो हमारे अकाउंटिंग में दिया गया है वो है, जब आपके क्या हो, जितने भी आपने खर्चे किए थे ना आपने अपनी गुड्स को बनाने में, है ना, मान लीजिए आपने मिठाइयों का आपका बिजनेस है और आपने मिठाइयाँ बनाने में और बेचने में जितना भी खर्चा हुआ और आपको उनके बेचने से जो भी अमाउंट रिसीव हुई वो खर्चों से क्या है, कम रिसीव हुई है ना, तो वो टोटल एक्सपेंसेस जब आप क्या करोगे, अपने टोटल रेवेन्यूज को लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब क्या आ जाएगा, आपका लॉस आ जाएगा। मान लीजिए मिठाइयाँ बनाने में खर्चा हुआ 10 लाख रुपए का और मिठाइयाँ बेच के आपको जो अमाउंट रिसीव हुई वो हुई 8 लाख रुपए की, तो यहाँ पे आपको कितने रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। चलिए ये तो था मैथमेटिकल फॉर्मूला, अकाउंटिंग फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म्स रिसीव्स नो बेनिफिट। फर्म को बेनिफिट तो कहाँ होना था, उस ट्रांजैक्शन की वजह से, उस एक्टिविटी की वजह से फर्म को नुकसान हो गया। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। मान लीजिए कि क्या हुआ, आपने फर्नीचर खरीदा था और आपके बिजनेस में क्या हो गया, आग लग गई आपकी शॉप में, तो आपको क्या हो गया, इसकी वजह से नुकसान हो गया। या फिर क्या हुआ, आपके दुकान में क्या होगी, चोरी होगी, आपके बिजनेस में, एंटरप्राइज में क्या हुई, चोरी होगी, तो इससे भी क्या होगा, आपका नुकसान होगा, लॉस होगा। तो ये भी क्या है, आपके लॉस में। तो लॉस को हम दो तरीके से हमारी अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। एक तो जब हमारे क्या टोटल खर्चे गुड्स को बनाने और बेचने में, और जो अमाउंट हमें रिसीव हुई उसको बेच के जब उनमें क्या हो, डिफरेंस हो, और जब खर्चे ज़्यादा हो और अमाउंट कम मिले तो क्या होता है, लॉस होता है। दूसरा, कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से हमें नुकसान हो जाए, बेनिफिट तो क्या होना था, उसकी वजह से नुकसान ही हो जाए, उनसे कोई बेनिफिट ही ना हो, है ना, बेनिफिट ही ना हो, तो उनको भी क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। जैसे आग लगना, चोरी होना, ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे, ये सब लॉस कहलाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा आपका डिस्काउंट और रिबेट। देखिए नेक्स्ट जो टर्म अब हम पढ़ेंगे वो है डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट एक सेलर अपने कस्टमर्स को तब प्रोवाइड करता है, या तो वो क्या करे, अपनी सेल बढ़ाना चाहता है, उसको बहुत जल्दी है कि मेरी जल्दी से जल्दी क्या है, बिजनेस की मेरी सेल्स बढ़ जाए, या फिर क्या है, उसको अचानक से पेमेंट चाहिए और अभी के अभी चाहिए। तो अगर उसको इंस्टेंट पेमेंट चाहिए तब भी वो क्या करता है, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको डिस्काउंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारा एक बिजनेस है जिसका नाम है पेन पॉइंट, और वो क्या बेचते हैं, वो एक मार्कर बेचते हैं। तो उनके पास एक कस्टमर आता है, एक कस्टमर पूछता है, जी ये मार्कर का क्या प्राइस है। हमने कहा जी इस मार्कर का जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़। हमने क्या कहा, जो प्राइस है मार्कर का वो कितना है, 100 रुपीज़। उसने कहा ठीक है जी। उसने कहा लेकिन मैं ये मार्कर नहीं लूँगा आपसे, मैं 100 रुपये में तो मार्कर नहीं लूँगा। जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके जितने और कॉम्पिटिटर हैं, वो तो इस मार्कर को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 80 रुपीज़ में। इस मार्कर को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 80 रुपीज़ में, 80 रुपये में। तो अब हमारे बीच में नेगोशिएशन हुई, ठीक है। इन्होंने कहा जी मैं तो 80 में खरीदूंगा, हमने कहा कि हम तो 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। लेकिन अब मिस्टर जो ये पेन पॉइंट वाले हैं, इनको क्या लगा कि इनको अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो इनको लगा कि चलो यार कुछ तो बिक रहा है, तो इन्होंने क्या कहा कि हम आपको ये मार्कर 80 रुपये में देने के लिए तैयार हैं। हम ये मार्कर आपको कितने रुपए में देने के लिए तैयार है, 80 रुपये में। तो अब 80 रुपये क्या बन गया, 80 रुपीज़ हमारा बन गया यहाँ पर सेलिंग प्राइस।
हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमने यहाँ पर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, हमने यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया है वो हो गया हमारा 20% का, 20% का डिस्काउंट दिया। 100 रुपये का 20% कितना होगा, 20 रुपये। तो ये जो 20% का हमने जो डिस्काउंट दिया है इसको, इस डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो ट्रेड डिस्काउंट, ये जो 20% यानी 20 रुपये का हमने जो इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया ना, इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? अरे क्योंकि इन्होंने कितने रुपए में राजी है बेचने के लिए, 80 रुपए में। ये कितने रुपए में खरीदने के लिए राजी है, 80 रुपए में। तो जब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही क्या बन गया, परचेज प्राइस बन गया, तो इसमें क्या मतलब इसकी क्या ट्रांजैक्शंस की, इसके बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे वो। तो इसलिए ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये जो 20% हमारा क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। इसको हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलो जी ठीक है, हमने कहा ठीक है जी ये 80 रुपये में आपका हुआ, आप इसको ले जाओ। हमने इसको बेच दिया, लेकिन इन्होंने क्या वादा किया कि देखो जी मैं आपसे 80 रुपये में ले रहा हूँ, लेकिन मैं आप पैसे आपको 7 दिन के बाद दूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप ही की दुकान है, जब आए तब दे के जाएं। चलिए जी यहाँ पे 80 रुपीज़ में ये बिक गया और वादा हुआ कि 7 डेज में ये क्या करेंगे, हमारे 80 रुपये दे जाएंगे। अब इसी बीच में क्या हुआ कि अचानक से हमारा ऐसा खर्चा आ गया कि जिससे हमें इमीडिएट आज शाम को ही पेमेंट चाहिए थी, लेकिन इन्होंने तो वादा किया कि ये 7 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं। हम इनको कहते हैं देखिए जी आपने वादा किया है कि आप इनको कितने दिनों में देंगे, आपने वादा किया है 7 डेज में, 7 दिन के बाद पेमेंट करने का। लेकिन अगर आप आज ही पेमेंट करते हैं, अगर आप आज ही पेमेंट करते हैं तो हम आपको एडिशनल कितना डिस्काउंट देंगे, हम आपको एडिशनल और डिस्काउंट देंगे 10% का। कितना? 10% का। अब 10% का जो हम इनको एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, और वो किस लिए दे रहे हैं कि वो आज ही पेमेंट कर दे, तुरंत पेमेंट कर दे हमें। तो हमने 80 रुपीज़ का 10% और इनको कितना डिस्काउंट दे दिया, वो हो गया ₹8 रुपये का। तो अब ये कितने रुपए में इनको पड़ा, अब ये इनको पड़ा 80 माइनस में 8 इज इक्वल टू 72 रुपीज़ का। अब ये मार्कर इनको कितने रुपए का पड़ा, 72 रुपीज़ का। और जो आज जो हमने वादा किया है इनको डिस्काउंट देने का, आज ही अगर ये पेमेंट करते हैं तो इस डिस्काउंट को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। और इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस था, हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 80 रुपीज़ का, और हमने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, 8 रुपए का। और बायर को कितने रुपए का पड़ा, ये 72 रुपीज़ का। तो इस डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, फॉर मेकिंग दी प्रॉम्प्ट पेमेंट्स, की तुरंत पेमेंट हमें मिल जाए, इसलिए जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट हम किस लिए देते हैं, ताकि हमारी सेल बढ़ जाए, उसलिए जो डिस्काउंट देते हैं हम उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये बेसिकली बल्क पे दिया जाता है। जब बहुत सारा सामान, मान लीजिए कि ये आधा सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाए, कि मेरे को मान लीजिए 50% जितना भी स्टॉक रखा है ना हमारे इसमें 50% ले जाएं, ठीक है। मान लीजिए 10 लाख का स्टॉक रखा था, ये 10 लाख का खरीदने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये कहें कि मैं 10 लाख में नहीं, इसको 8 लाख में खरीदूंगा, है ना, तब वो हम जो डिस्काउंट बढ़ाते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो अब यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या बन गया, इस एग्जाम्पल में हमने 100 रुपये का था, इनको 80 रुपये में हमारी नेगोशिएशंस हुई, तो 80 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो इसलिए ये जब सेलिंग प्राइस ही 80 रुपीज़ बन गया, तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे, राइट। तो ये था आपका टॉपिक डिस्काउंट से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है रिबेट। नेक्स्ट टर्म आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे रिबेट। देखिए रिबेट क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। रिबेट के अंदर आप क्या करते हैं, आपने 72 रुपीज़ के अंदर क्या कर दी, सेल कर दी। अब अचानक से इनको जो ये मार्कर मिला है, ये मार्कर ऐसा मिला जो चलता ही नहीं, यानी इसकी इंक, इसके अंदर इंक ही नहीं थी। तो ये क्या, उनके पैसे बर्बाद हो गए, या ये थोड़ा फेड चलता था, थोड़ा खराब चलता था। तो इन्होंने क्या किया कि जी देखो जी ये मार्कर आप अपना उल्टा पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए, ये क्या दे दिया आपने, ये तो चलता ही नहीं। तो हम कहते हैं सब्र करो, हम क्या करते हैं जी, आपको अलग से 50% का और डिस्काउंट, 50% की छूट दे देते हैं। आप क्या करो, हमें ये मार्कर कितने रुपए का हमने दिया था आपको हमने ये बेचा था 72 रुपीज़ का। तो आप अब क्या करो, इसके बदले हमें 36 रुपीज़
दे दीजिए, आप कितने रुपीज़ दे दीजिए 36 रुपीज़। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जितने की वैल्यू की हमने क्या किया, गुड्स बेची थी, उसके अलावा हमने जो डिस्काउंट दिया था ना, उस डिस्काउंट के अलावा भी जब हम क्या करते हैं, अपनी गुड्स की जो प्राइस है उसको कम कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिबेट। इसको हम कहते हैं रिबेट। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्या कारण था कि उनको मार्कर में अच्छी क्वालिटी का मार्कर नहीं दिया, तो उसकी वजह से हमने क्या किया, उनको रिबेट दिया। तो उन्होंने क्या किया, ये 36, हाँ जी आधे पैसे पे मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो उनको अब ये फाइनल कितने रुपए में पड़ा ये मार्कर, उनको जी ये फाइनल में मार्कर अब पड़ा है ₹36 में, ₹36 में। और ये 36 रुपीज़ जो हमने उनको क्या दी है, रिबेट दी है, वो किस लिए दी है, क्योंकि हमारा जो मार्कर था उसकी जो क्वालिटी थी वो क्या थी, पुअर क्वालिटी। तो पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आप इसका क्या एग्जांपल लिखेंगे, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, जो भी आपने सामान बेचा है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तो रिबेट का क्या मतलब आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इट इज द रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। देखिए गुड्स यहाँ पे बिक गई ना, यहाँ गुड्स बिक गई, बिकने के बाद भी जब हम क्या करते हैं, अपनी गुड्स की जो प्राइस है उसको कम कर देते हैं, और वो किस लिए कम करते हैं, उसका जो रीजन है अदर देन द कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, हमने जिसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था और जो कैश डिस्काउंट दिया है उसके अलावा भी अगर हम उसको क्या कहते हैं, कोई और रीजन की वजह से छूट देते हैं, हम प्राइस को हम क्या कहते हैं गिरा देते हैं अपनी जो गुड्स कहा, तो उस अमाउंट को या उस रिबेट को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिबेट। तो ठीक है, इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड द रीजन वुड बी अदर देन ऑफ द कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, यहाँ आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। एक बात याद रखना, जब हम भी कैश डिस्काउंट देंगे ना, तो ये कैश डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है। मान लीजिए 5%, ठीक है, या 2% या फिर 10%, ये हमेशा किस में दी जाएगा, आपको परसेंटेज की फॉर्म में मिलता है। तो ये था आपका टॉपिक रिलेटेड टू डिस्काउंट एज वेल एज रिबेट। नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, और उसका नाम है वाउचर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो सबसे आखिरी अकाउंटिंग की टर्म आप इस चैप्टर की पढ़ने जा रहे हैं वो है वाउचर। देखिए वाउचर क्या होता है उसको समझते हैं। वाउचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। वाउचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है कुछ पे करने की। फॉर एग्जांपल, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई टेक्सटाइल की एक कंपनी है, इन्होंने क्या किया, किसी अपने एक जानने वाले एक सप्लायर से उससे एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अब फर्नीचर खरीदा है तो उसके साथ उन्होंने जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के साथ क्या है, बिल भी मिला है उन्हें, फर्नीचर के साथ उन्हें क्या मिला है, बिल मिला है। अब इस बिल के बेसिस पे वो अपनी बुक्स में ये एंट्री नहीं करेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर, नहीं नहीं नहीं, अभी तक वो एंट्री क्या है, वो अमाउंट है वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें बिल मिला, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये जो बिल आया है इसकी क्या पेमेंट की जा चुकी है या अभी तक पेमेंट करनी बाकी है, या आधी पेमेंट हुई है आधी पेमेंट बाकी है, या पेमेंट किस मोड से की है आपने, अभी तक हमें इस चीज़ का पता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे ABC टेक्सटाइल्स है, जो हमारी ये फर्म है, ये क्या करती है, अपने अकाउंटेंट को ऑर्डर देती है कि वो क्या बनाए, वो वाउचर बनाए। वो क्या बनाती है, वो वाउचर बनाती है, ठीक है। उस वाउचर के अंदर हम क्या कर देते हैं, उस वाउचर के अंदर हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, हम अकाउंट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं, ठीक। तो इसके बारे में हमें किसकी पता चलती है, हमें डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड जो अकाउंट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। हमें पता चल जाता है हमें कौन सी ट्रांजेक्शन डेबिट करना है किस अकाउंट को, और किसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इसके बारे में फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बिल है और ये जो वाउचर जो हमारे अकाउंटेंट ने बनाया है, अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, स्टेपल कर देंगे और जो हमारी जो अलग से एक फाइल है उसके अंदर रख देंगे, और इसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, हमारी बुक्स के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो वाउचर क्या है, बेसिकली एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट है। तो आप क्या कहेंगे, सिर्फ इसी के बेसिस पे ही, हम वाउचर के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी बुक्स में जिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो वाउचर के बेसिस पे। और जो हर वाउचर क्या है, एक सेपरेट
वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। जो भी ट्रांजेक्शन होगी, हर ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग से वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। मान लीजिए कि इन्होंने फर्नीचर खरीदा, फिर ये क्या करेंगे, मशीन खरीद लेते हैं, तो मशीन के लिए बिल आएगा, तो वैसे ही मशीन के साथ भी एक वाउचर बनेगा। या फिर क्या करते हैं, ये किसी और से क्या कर लेते हैं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो बिल्डिंग का क्या बनेगा, तो ऐसे ही अलग से हर ट्रांजेक्शन का क्या बनेगा, एक वाउचर बनेगा। तो अब लास्ट में क्या ये स्पेसिफाई करेगा कि हमें कौन सी क्या क्या है अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्या है क्रेडिट करना है। और वाउचर किसके द्वारा बनाया जाता है, वो एक अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाएगा। और हर फर्म के लिए अलग से एक डिफरेंट वाउचर तैयार किया जाता है और हर फर्म अपने बेसिस पे अपने अपने तरीके से वाउचर को क्या करती है, तैयार करती है। तो ये वाउचर के ऊपर आपका एक पर्टिकुलर एक चैप्टर है। अभी के लिए आप बस इसको समझ लीजिए, ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे लेक्चर को लाइक करिए। अगर आपके कोई सजेशंस है, आपके कोई क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।